हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है पीटी वन की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ का जो है हिंदी का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ये बच्चों एक सैंपल पेपर है। ये पीटी वन 2026-27 का एक पेपर है। इसमें कुछ बातें दी गई हैं। सबसे पहले नाम लिखना है, उसके बाद अनुभाग। अनुभाग को बच्चों कई जगह पर विभाग भी लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं है, एक ही बात है। जिन दोनों का मतलब है कि सेक्शन। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। और कई जगह जैसे दिनांक है, दिनांक मतलब होता है डेट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपने ध्यान रखनी है। डेट को दिनांक कहते हैं, अनुक्रमांक को रोल नंबर कहते हैं, सेक्शन को विभाग, अनुभाग, दोनों में से कोई एक लिखा मिलेगा। ये जो पेपर है बच्चों, ये पहले 3 से 4 पाठों पर आधारित है। जैसे पहला पाठ था हमारा कि किरण कविता है। दूसरा पाठ है हमारा सिंहासन वाला, मुझे अभी एक्चुअल नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक, तीसरा है चांद का कुर्ता। ठीक, और इसके बाद है अरुणाचल का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार सांकेन। तो यह जो पेपर है 4 पाठों पर आधारित है। हो सकता है किसी किसी के स्कूल में 3 पाठ कराए गए हों, किसी के में 4 पाठ भी हो सकते हैं। तो आप जो है देख लीजिए अपने हिसाब से कि कितने पाठ आपके में आए हैं। अब बात करते हैं कि पेपर कितने अंक का रहेगा। पेपर रहेगा बच्चों कुल 30 अंक का। पाठ्यक्रम लक्ष्य मतलब कैरिकुलर गोल की बात की गई है। पहले पेपर आता था कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अब जो है कैरिकुलर गोल बेस्ड आता है। कैरिकुलर गोल बेस्ड में कैरिकुलर गोल दो नंबर पे है, वो होता है पठन, मतलब रीडिंग पोर्शन आएगा। अब रीडिंग पोर्शन में बच्चों या तो आपको मिल सकता है सीन पैसेज। सीन पैसेज मतलब कि आपकी किताब जो वीणा है उसमें से मिल सकता है, या फिर जो है आपको मिलेगा अनसीन पैसेज। तो ये बच्चों आपके स्कूल या आपके रीजन पर बेस्ड है कि आपके रीजन में किस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा रहा है। सृजनात्मक लेखन या रचनात्मक लेखन का मतलब होता है क्रिएटिव राइटिंग। ग्रामर और स्पेलिंग वाले क्वेश्चन 10 नंबर के, कुल मिलाकर 30 है। सबसे पहले हम बात करते हैं पठन वाले प्रश्न में क्या दिया गया। पठन वाले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक का यह प्रश्न है। क्या दिया गया गद्यांश में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बचपन गुजरात के नाडियाद में बीता था। उनके गांव में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था, इसलिए गांव के बच्चे रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। एक दिन छात्रों की टोली स्कूल से निकली तो रास्ते में जमीन में गड़े एक पत्थर से पटेल को ठोकर लगी और पांव से खून बहने लगा। बाकी सभी छात्र तो स्कूल की तरफ निकल गए, मगर सरदार पटेल ने वहीं रुककर जमीन से पत्थर निकालने का निर्णय लिया। बहुत देर कोशिश करने के बाद पटेल ने उस पत्थर को जमीन से बाहर निकाल दिया और सड़क किनारे फेंक दिया और गड्ढों को मिट्टी से भर दिया। उसके बाद सरदार पटेल स्कूल में गए। जब अध्यापक ने उनको देखा और चोट लगने का कारण पूछा तो पटेल ने उत्तर दिया, रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर जमीन में गड़ा था, न जाने कितने ही लोगों को उससे ठोकर लगी होगी। जब आज मुझे भी उससे पांव में चोट लगी तो मैंने उसको जमीन से निकालकर वहां से हटा दिया और अब से किसी भी व्यक्ति को ठोकर नहीं लगेगी। यह सुनकर अध्यापक और सभी बच्चे हैरान रह गए। ये है बच्चों पैसेज। पैसेज में कुल मिलाकर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की एक घटना के बारे में बताया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नाडियाद जो जगह है वहां रहते थे। मुख्य बात है कि उनके स्कूल में कोई अंग्रेजी का स्कूल नहीं था, इसलिए वो कई किलोमीटर दूर चलकर पैदल जाते थे और दूसरे गांव में पढ़ते थे। घटना ये हुई कि एक दिन जब वे जा रहे थे तो सरदार की ठोकर लगी एक पत्थर से, पाँव में चोट लग गई, खून बहने लगा। उसके बाद उन्होंने वहीं रुककर जो है निर्णय लिया कि मैं इस पत्थर को निकाल कर जाऊंगा। बहुत कोशिश की, कोशिश करने के बाद पत्थर बाहर निकाला, सड़क किनारे फेंक दिया, गड्ढे में मिट्टी भर दी ताकि किसी को चोट न लगे। इसके बाद जब वह स्कूल में गए तो अध्यापक ने उनसे लेट आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर जमीन में गड़ा था, क्या पता कितने लोगों को ठोकर लगी होगी। जब आज भी मुझे ठोकर लगी तो मैंने उससे हटाने का निर्णय लिया ताकि अब से किसी को ठोकर नहीं लगे। तो उन्होंने एक बहुत ही नेक काम किया इस अपने छोटे से जीवन में। छोटे मतलब कि जब वे छोटे थे अपने बचपन के जीवन काल में बहुत ही नेक काम, महान काम किया।
और यह उत्तर सुनकर जो है दोनों अध्यापक और जो है सभी बच्चे जो थे वो हैरान रह गए। अब प्रश्न क्या है इस पैसेज पर आधारित वो देखते हैं। बच्चे दूसरे गांव में पढ़ने क्यों जाते थे? क्योंकि वहां अच्छा खेल का मैदान था, क्योंकि वहां उनके रिश्तेदार रहते थे, क्योंकि उनके गांव में अंग्रेजी का स्कूल नहीं था। तो यही इसका सही उत्तर है कि क्योंकि वहां पर उनके गांव में अंग्रेजी का स्कूल नहीं था, इसलिए वे दूसरे स्कूल में जाते थे। दूसरा प्रश्न है कि पटेल को रास्ते में किससे चोट लगी? गड्ढे में गिरकर, पत्थर से, पेड़ से, कीचड़ से? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों बड़े से पत्थर से। इसका उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा उत्तर। अब आगे क्या दिया गया है? तीसरा प्रश्न, पटेल ने पत्थर का क्या किया? उसे वहीं छोड़ दिया, उसको मिट्टी से ढक दिया, उसे घर ले गए, उसे हटाकर सड़क किनारे फेंका और गड्ढा भर दिया। किससे भर दिया? मिट्टी से। बिल्कुल सही है, मिट्टी से भर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कि उसे हटाकर जो है उसे निकाला और जो है सड़क किनारे फेंक दिया। आगे बढ़ते हैं। पटेल ने पत्थर हटाने का निर्णय क्यों लिया? खेलना चाहते थे उस पत्थर से, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि अध्यापक ने उसे कहा था, ताकि आगे किसी को चोट न लगे। तो यही इसका उत्तर होगा। वह निर्णय इसलिए ले पाए कि जैसे उनको चोट लगी है, क्या पता उससे पहले कई सौ लोगों को चोट लगी हो, और वे नहीं चाहते थे कि आगे भी किसी को चोट लगे उस पत्थर की वजह से, तो उन्होंने निकाल कर फेंक दिया। अब आगे है कि यदि आपको ऐसी कोई वस्तु रास्ते में मिलती है, कैसी? जैसे पत्थर था, ठीक, जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो आप क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन बच्चों चिंतन आधारित प्रश्न है, आपने सोचकर लिखना है इसका उत्तर। ठीक, क्या उत्तर हो सकता है भाई? या आप उसको वहीं छोड़ देंगे, या फिर आप जो है पत्थर को मिट्टी से ढक देंगे, या फिर आप पत्थर को निकाल देंगे। तो एक ही, इन तीनों में से एक ही रास्ता हो सकता है। अब आपने देखना कि कौन सा रास्ता आप चुनेंगे, कि आप जो है मिला पत्थर आपको, आपने उसको वहीं छोड़ दिया कि कोई और आएगा अपने आप करता रहेगा, गैर जिम्मेदारी के साथ आप चले गए, या फिर आपने उसको मिट्टी से ढक दिया, या फिर आप जो है उसको सरदार पटेल की तरह से साहस दिखाएंगे और उसको निकालेंगे। तो आपने, मैंने 3 आंसर आपको बता दिए हैं, तो आप कोई भी एक उत्तर इसमें लिख सकते हैं। यदि मैं होता पटेल की जगह पर, मैं भी वही काम करता जो पटेल ने करके दिखाया। तो मैं यहाँ उत्तर में लिखूंगा कि मुझे ऐसी कोई वस्तु रास्ते में मिलती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो मैं भी उसे जमीन से निकाल दूंगा और उस साइड में फेंक दूंगा किनारे पर, और उस जो गड्ढा होगा उसको मैं मिट्टी से भर दूंगा। इस तरीके का उत्तर मैं यहाँ पर लिखूंगा। चलिए, अब है अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश जरूरी नहीं है बच्चों कि आपके यहाँ पर अपठित पद्यांश, पद्यांश का मतलब होता है कि कविता का एक अंश, अंश मतलब पार्ट, पोम का एक पार्ट, ठीक, उसको बोलते हैं पद्यांश हिंदी में। ठीक, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्टैंजा। आजकल एक वर्ड और यूज करने लगे हैं बच्चों, एक्सट्रैक्ट। ये स्टैंजा यूज होगा आपको क्लास 3 से 5, जैसे ही आप ऊपर चले जाएंगे 7th 8th 9th, वहां पर आपको इसकी जगह, स्टैंजा की जगह वर्ड मिलेगा एक्सट्रैक्ट। तो हमें यहाँ पर दूसरे प्रश्न में क्या करना है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों आपकी पेपर में सीन पोएम भी आ सकती है, सीन स्टैंजा, ध्यान रखिएगा। सीन स्टैंजा 2 ही पोएम होंगी, एक तो किरण होगी और एक होगी चांद का कुर्ता। दोनों में से कोई भी एक पोएम आपको मिल सकती है, तो आप इन पोएम को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आप जो है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर सके। प्रश्न क्या है, सॉरी पैसेज क्या है, पोएम का स्टैंजा क्या है? रिमझिम सी बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्जवल तन में कितनी सुंदरता लाई, मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया, सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नव जीवन पाया, लघु लहर लहर पर देखो सुंदरिय नाचने आया। ये एक कविता की पंक्तियां हैं जिसमें बारिश जब होती है तो बारिश के मौसम का वर्णन किया गया है, कि बारिश के समय पर क्या होता है कि जैसे रिमझिम रिमझिम जो बारिश की बूंदें आती हैं इस आंगन में गिरती है, तो उससे क्या होता है कि सुंदरता फैलती है। अपने लघु उज्जवल तन में, किन का है लघु उज्जवल तन? बूंदों का। लघु, लघु मतलब होता है छोटा, बूंदे कैसी होती हैं? लघु मतलब छोटा। शरीर कैसा होता है बूंदों का? छोटा शरीर होता है, और सफेद सफेद सी होती है, कितनी सुंदरता होती है। और जैसे ही मेघ गरजते हैं, मेघ मतलब बादल, बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सुरीला सा जो है संगीत सुना रहे हो। ठीक, और जो संध्या का समय है, इस हरी भरी संध्या ने, संध्या मतलब सांझ, संध्या का मतलब होता है शाम का टाइम,
ये जो हरी भरी जो शाम का समय है उसने हमको उन्मत्त बना दिया। उन्मत्त का मतलब हो जाएगा कि खुश कर दिया है, हमें आनंद से भर दिया है। और सूखी सरिताओं, सरिता का मतलब होता है नदी। जैसे ही बारिश की बूंदें आती हैं अर्थात बारिश होती है तो सूखी नदियों में भी जो है नया जीवन आ जाता है। नया जीवन का मतलब है बच्चों कि खूब पानी भर आता है और जो है नदी फिर से बहने लगती है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है। अब देखो प्रश्न क्या दिए गए वो बात करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया? हमने देख ही लिया है, अभी पढ़ लिया है। बारिश की बातें हो रही है तो ऑप्शन है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, पतझड़। तो इसका आंसर होगा वर्षा ऋतु। तो ये हम तीसरा उत्तर चुनेंगे। मेघों ने गरज गरज कर क्या सुनाया? कविता सुनाई, कोई डरावनी कहानी सुनाई, या फिर मादक संगीत सुनाया? तो आंसर हो जाएगा मादक संगीत, क्योंकि यहाँ जो है तीसरी पंक्ति में बताया गया है कि मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया। तो इसका उत्तर होगा मादक संगीत। अब है सूखी सरिताओं ने फिर से क्या पाया? सूखी सरिता, सरिता का मतलब मैंने अभी बताया था, सरिता का मतलब होता है नदी। सूखी नदियों ने क्या पाया? नया जीवन, सुंदरता पाई, हरियाली पाई, या फिर ठंडक पाई। एक शब्द आया है बच्चों नवजीवन। इसका मतलब होता है, नव का मतलब होता है नया और जीवन का मतलब है जीवन। तो नव जीवन का मतलब होता है नया जीवन। जैसे ही बारिश हुई, बारिश का पानी जैसे ही नदियों में आया तो नदियों में फिर से जान डल गई। ठीक, तो इसमें उत्तर हो जाएगा नया जीवन पाया। जैसे ही बारिश हुई तो नदियों में नया जीवन डल गया। आगे है, जग के आंगन में बूंदे कैसे आई? जग के आंगन में बूंदे कैसे आई? रिमझिम। तो हम यहाँ लिखेंगे जग के आंगन में, जग के आंगन में बूंदे कैसे आई? रिमझिम रिमझिम आई, रिमझिम रिमझिम आई। तो इस तरीके से हम उत्तर लिखें। आगे है समानार्थी शब्द लिखिए। मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल, बादल। संध्या, संध्या को हम बोलते हैं सांझ या फिर शाम। ठीक, संध्या का मतलब है सांझ या फिर शाम। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है? अब हम आ गए हैं सृजनात्मक लेखन पर। सृजनात्मक को कई जगह पर बच्चों ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो एक ही बात है रचनात्मक लेखन। इसका क्या मतलब है सर? क्रिएटिव राइटिंग वाला क्वेश्चन है ये। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। जो है बच्चों हमारे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इसमें जो है आपको खुद से सोचकर लिखना है। पहला प्रश्न है, आपके गांव या शहर में सूरज या चांद से जुड़ा हुआ कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 40 से 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है, दो बातें हैं इसमें बच्चों, या तो सूरज से जुड़ा या फिर चांद से जुड़ा। मेरे यहाँ पर सूरज से जुड़ा एक त्योहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सूरज से जुड़ा हुआ हमारे भारत में एक बहुत बड़ा मुख्य त्योहार है जिसका नाम है छठ पूजा। छठ पूजा ये भी बहुत बड़ा त्योहार है। इसके अलावा हम बात करें हमारे दक्षिण भारत की, वे भी हमारे देश का हिस्सा है, हमारे प्यारे भाई बहन है, तो वहां भी कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। जिनमें एक तो त्योहार है पोंगल, खेती से जुड़ा हुआ त्योहार है वैसे तो, लेकिन सूरज देवता का भी बहुत महत्व है। ठीक है, कृषि पर आधारित है। और भी कई सारे त्योहार हैं हमारे यहाँ पर जो सूरज देवता से संबंधित त्योहार है। ठीक है, ऐसे ही चांद से जुड़े हुए त्योहार तो भाई हमारे यहाँ करवा चौथ एक त्योहार है। आप लोगों ने देखा ही है, करवा चौथ पर मम्मी पिताजी की लंबी उम्र की के लिए व्रत रखती है। एक त्योहार है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, एक ये त्योहार है। तो ये अब चॉइस आपके ऊपर है बच्चों की आपने किस त्योहार के बारे में लिखना है। जैसे मुझे यदि लिखना है तो मैं लिखूंगा मेरा जो मनपसंद त्योहार है सूरज से जुड़ा हुआ वो है मकर संक्रांति। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या होता है कि जो है हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करते हैं, उसके बाद हम भगवान सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं और इसके बाद जो है घर में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं या फिर गुड़ों के साथ तिल को मिलाकर खाया जाता है। मम्मी जो है सुबह सुबह सूजी का हलवा और जो है खीर बनाती है, पूड़ी बनाती है। इसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद हम सब बच्चे मिलकर पतंग उड़ाते हैं और जो है इस तरीके से ये त्योहार हम मनाते हैं। तो इतनी सारी बातें हम यहाँ पर लिखेंगे, हालांकि 40-50 शब्दों में लिखा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि मेरे, अब मैं रहता हूँ गांव में तो मेरे गांव में सूर्य से जुड़ा लिखना ना, तो हम लिखेंगे सूर्य से जुड़ा कौन सा त्योहार है?
त्योहार मकर संक्रांति मनाया जाता है। अब मकर संक्रांति को ही बच्चों अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है और बिहार है वहां पर इसको तिल संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक। मकर संक्रांति जो है मनाया जाता है, ये लिखेंगे मनाया जाता है। ठीक। अब हम लिखेंगे यह त्योहार भगवान सूर्य देव से जुड़ा हुआ है। सूर्य देव से जुड़ा हुआ त्योहार है, ऐसे लिखेंगे। और यह त्योहार आपको पता ही है कब मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं हम सब? इस दिन हम सभी जल्दी उठकर स्नान करते हैं। ये है पहला, तो स्नान करते हैं। ठीक। और सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने को बोलते हैं, अर्घ्य देते हैं। ठीक, ये हो गया है। फिर हम क्या करते हैं? हम सभी तिल और गुड़ के लड्डू खाते हैं। ये भी बहुत जरूरी काम होता है। तो इसी तरीके से हमने लिखना है और लिखेंगे कि बच्चे और बड़े पतंग उड़ाते हैं। बड़ा मजा आता है पतंग उड़ाने में। ठीक, तो ये इस तरीके का काम होता है। ठीक। और लास्ट में हम ये लिखेंगे कि यह त्योहार क्या सीख देता है? यह त्योहार हमें मिलजुल कर रहने और खुशियां बांटने की सीख देता है। खुशियां बांटने की सीख देता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप छठ पूजा के बारे में भी लिख सकते हैं। छठ पूजा का त्योहार है, बिहार का मुख्य त्योहार है। और जो है यह त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। तो कई सारी बातें छठ पूजा के बारे में बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो भी आपको पसंद आता है त्योहार वह आप लिखेंगे। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 4 दिया गया है कि मान लीजिए कि चांद झिंगोले के लिए कपड़े के दुकानदार और दर्जी से संवाद करता है। ठीक। बातचीत के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं। दर्जी तो है ही नहीं, दर्जी को हटा देते हैं एक बार कि भाई दर्जी से संवाद करता है, या फिर जो है चलो दर्जी भी ऐड कर ही देते हैं, इसको हम ले ही लेते हैं। दर्जी से संवाद करता है भाई, दर्जी और उसी दर्जी के दुकान पे ही आजकल कपड़ा भी रखा रहता है, तो दर्जी ही दोनों काम कर रहा है, संवाद है। तो नीचे कुछ अंश दिया गया है, इसको आपने आगे बढ़ाना है। जैसे चांद क्या कह रहा है? दुकानदार जी, मुझे एक गर्म कपड़ा चाहिए जिससे मेरी सर्दी दूर हो जाए। इस पर दुकानदार कहता है अवश्य, कितने मीटर चाहिए? चांद कहता है यही तो समस्या है, मैं कभी छोटा होता हूँ कभी बड़ा, आप ही बताइए कितने मीटर लूं। अब ये दुविधा है। आपने पूरी कविता में देखा जब चांद अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक झिंगोला दे दो, जो है किराए का ही दे दो, सील नहीं सकती तो। और माँ कहती है कि मुसीबत बच्चे मेरे साथ ये है कि कभी तू छोटा हो जाता है कभी तू बड़ा हो जाता है। अब यदि मैं छोटा कपड़ा लाऊंगी, झिंगोला सील के लाऊंगी, तो बड़ा होगा तो वो आपको फिट नहीं आएगा। अब जब बड़े हो जाओगे और बड़ा ले आऊंगी, तो जब छोटे हो जाओगे तो लूज हो जाएगा। समस्या है। अब इसी समस्या को लेकर भाई जो है दुकानदार के पास गया है, तो वो बताता है कि समस्या तो यही है कि मैं कभी छोटा हो जाता हूँ कभी बड़ा हो जाता हूँ, आप बताओ कितने मीटर लूं। अब दुकानदार क्या कहेगा? तो जो है दुकानदार ये कहेगा कि भाई अगर यह, ठीक है ना, यह
समस्या है, यह समस्या है, तो हमें थोड़ा ज्यादा कपड़ा लेना चाहिए। देखो बच्चों, रास्ता ये है, यदि आपने कपड़ा लिया कम, तो जिस दिन बड़ा होगा उस दिन वो काम नहीं आएगा, क्योंकि वो छोटा रह जाएगा। यदि बड़ा कपड़ा ले लेंगे तो कोई बात नहीं है, बड़े कपड़े में समस्या नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि छोटा होगा तो कम से कम पूरा ढक तो जाएगा, कम तो नहीं पड़ेगा, इसीलिए जो है थोड़ा बड़ा ले लेंगे। लेकिन चांद फिर अपनी बात कहता है, लेकिन चांद के मन में दुविधा क्या है, जब मैं जब मैं छोटा हो जाऊंगा, छोटा हो जाऊंगा तब तो कुर्ता बड़ा हो जाएगा, है ना, तब तो वह कुर्ता बहुत बड़ा हो जाएगा। सही बात है भाई, चांद का भी प्रश्न बिल्कुल जायज है। अब दुकानदार क्या कहता है कि फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको ढीला ढाला जो है कुर्ता सिलवा देता हूं, ठीक, फिर मैं ऐसा करता हूं कि आपके लिए आपके लिए एक ढीला सा कपड़ा नहीं, कुर्ता सील देता हूं। ये इन दोनों में सहमति बनी। अब क्या कहता है, हाँ यह अच्छा विचार है। अब ऐसे लिख सकते हैं, हाँ यह अच्छा विचार है, अच्छा विचार है, ठीक। अब दर्जी कहता है क्या, हाँ मैं आपका कुर्ता सीलकर जल्दी ही आपको दे दूंगा, ठीक, और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक। अंत में एक लाइन और लिख देते हैं, चांद इस पर क्या कहेगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इस तरीके से हमने संवाद लिखना है, ठीक। तो ये आप देख लीजिए क्या किस तरीके से हमने लिखा है। दुकानदार कहता है अगर यह समस्या है तो हम थोड़ा ज्यादा कपड़ा ले लेते हैं, हमें थोड़ा ज्यादा कपड़ा लेना चाहिए। चांद कहता है लेकिन जब मैं छोटा हो जाऊंगा तब वह कुर्ता तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस पर दुकानदार फिर कहता है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए ढीला सा कुर्ता सिल देता हूँ। हाँ यह अच्छा विचार है, हाँ मैं आपका कुर्ता सिल कर जल्दी ही आपको दे दूंगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, पूर्ण विराम लगाएंगे। चांद कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, तो फिर चांद इसके बाद चला जाता है। तो ये इस तरीके से आप संवाद लिख सकते हैं। यदि बच्चों आपके पास कुछ इससे भी बेटर आइडिया है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक यही उत्तर जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया, नहीं हो सकता है बच्चों आपके पास आपके दिमाग में कुछ और आइडिया हो जो इससे भी अच्छा हो, तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो आप जो है अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न लिखा है, अगले प्रश्न में है या करके उत्तर दिया गया। देखो एक क्वेश्चन के लिए या लिखा गया, ये है या, ठीक। यहां पर लिखा है कि समस्या ये है कि अभी तक तो हमने देखा कि भाई चांद और दुकानदार के बीच में संवाद हुआ है। अब जो है चांद की मां परेशान है, किस बात पर, कि चांद के लिए कुर्ता सिलना एक कठिन कार्य है, इसलिए चांद की मां ने क्या किया है, उसका कुर्ता सिलवाने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित करवाना, ठीक, एक एडवर्टीजमेंट देनी है न्यूज़पेपर में। आप एक पोस्टर बनाकर चांद की मां की सहायता कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आपने क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है, ठीक, कि भाई जो है जो भी चांद के लिए एक अच्छा सा कुर्ता सील देगा जो उसके हिसाब से सही आए, फिट आए,
तो जो है उस दर्जी को आप लिखिए और जो है चांद की माँ की सहायता कीजिए। तो इसके लिए बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक पोस्टर है, आप पूरा देख पाएंगे इसको, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमने बनाना है। कुछ आइडिया बच्चों आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं कि भाई किस किस तरीके से हमें उसमें जानकारी लिखनी है पोस्टर में। जैसे आप लिखेंगे कि भाई कुशल दर्जी की आवश्यकता, ठीक, और आप चांद के बारे में बताएंगे कि ठीक है, दर्जी की आवश्यकता, चांद के लिए कुर्ता सिलवाना है। आवश्यक योग्यताएं जरूर बतानी है कि भाई क्या क्या जरूरी होना चाहिए। चांद का सही नाप ले सके, बदलते आकार के अनुसार कुर्ता सिलने में कुशल हो, कुर्ता सुंदर भी हो, आकर्षक भी हो। विशेष सूचना देनी है क्या कि चांद के घटते बढ़ते आकार की चुनौती स्वीकार कर सके यदि दर्जी, तो ही जो है चांद की माँ से संपर्क करे। संपर्क करें चांद की माँ, चंद्रलोक, आकाश मार्ग, और ये जो भी ऐसा काम करेगा उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ आप पोस्टर बनाकर यहाँ पर जो है पोस्टर बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, अब बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण एंड वर्तनी। नीचे दिए गए प्रश्नों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी लिखिए। ओके, रेखांकित नहीं रहे भाई यहाँ पर, और अपनी लेखन पुस्तिका में क्या आपने इसी में ही लिखना है वाक्य को पूरा। यहाँ पर जो है जो रेखांकित शब्द थे वो थे बच्चों, एक तो मित्र, एक गृह घर, और एक है यहाँ पर नदी, और एक गांव। ये 4 शब्द थे रेखांकित। ठीक, तो जैसे एक दिन वल्लरी ने उसके मित्र, मित्र की जगह आप लिख सकते हो कि दोस्त, दोस्त को अपने घर की जगह लिख सकते हो गृह, गृह पर बुलाया। गांव, हमारे ग्राम में। नदी की जगह पर हम लिखेंगे सरिता। ठीक है, सरिता के किनारे एक मंदिर बनाया था। तो इस तरीके से आप इसको दोबारा लिखेंगे वाक्य को। ठीक है, आगे है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर, नदी का वचन बदलना है और वाक्य पूरा करना है। गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियां है। मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयां, ये अंडरलाइन वर्ड है, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिठाई सबसे अच्छी लगती है। ठीक है, अब है यहाँ पर नीचे दी गई कविता की पंक्ति में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उनको पहचान कर अलग अलग करके लिखना है। ठीक है जी, पहले हम लिखेंगे संज्ञा यदि वाक्य में है, फिर हम लिखेंगे सर्वनाम शब्द यदि वाक्य में दिया गया, यदि विशेषण भी है तो हम विशेषण शब्द भी लिखेंगे, और यदि क्रिया शब्द है तो वो भी हम लिखेंगे। जैसे सिलवा दो माँ, माँ क्या है, जो है संज्ञा शब्द है। ऊन एक शब्द है, ऊन, ये भी संज्ञा शब्द है। झिंगोला, झिंगोला एक जो है संज्ञा शब्द है बच्चों, झिंगोला संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द है बच्चों यहाँ पर मुझे, मुझे, तो हम इसको हम लिखेंगे मुझे सर्वनाम। विशेषण क्या है बच्चों, विशेषण दिया गया है मोटा, क्या है, मोटा, ये विशेषण शब्द हो जाएगा। इसके बाद है सिलना, है ना, सिलवा, सिलवा काम होता है, सिलना, सिलवाना। ठीक, तो ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए जी, अब यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर है 8। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाए। ठीक है, नभ, नभ का समान अर्थी शब्द बताना है, तो बच्चों नभ का होता है अंबर। हवा, हवा का क्या होगा, पवन, हवा का क्या होगा, पवन। रात्रि जो होता है वो तो रात का पर्यायवाची होता है। वृक्ष पेड़ के पर्यायवाची को बोलते हैं। धरा, धरा पर्यायवाची होता है धरती का। नभचर, नभचर बोलते हैं पक्षी को। तो इस तरीके से हमने बाकी को भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सही उत्तर जो रहेगा वो है अंबर और पवन। ठीक, अब आगे प्रश्न है 9। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। ठीक है जी, नीचे दिए गए हैं तो क्या है कि इनमें से विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए। ठीक, तो उज्जैन की प्राचीन नगरी के बाहर एक बड़ा चौड़ा मैदान, ये गलत है बच्चों, सही स्पेलिंग हम लिख देते हैं, मैदान था। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन था। तो हमने विशेषण शब्द करने हैं, तो बच्चों एक तो शब्द है प्राचीन, प्राचीन जो है विशेषण शब्द है। लंबा चौड़ा,
लंबा चौड़ा जो है एक विशेषण शब्द है। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर, सुंदर जो शब्द है ये भी विशेषण शब्द है। तो इन तीनों को आप क्या करेंगे, गोला लगाइए या इनके नीचे रेखा खींचिए। अब आगे है, क्या है, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं, अपनी बात पर बल देने के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग 2 बार करते हैं। देखो यहां लिखा है ठिठुर कर। चांद यदि ये कहता कि किसी तरह मैं ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूं तो ये चल जाता, लेकिन अपनी बात पर जोर देने के लिए चांद ने क्या किया, 2 बार ठिठुर बोला है। ठीक, तो ऐसे ही शब्द हमने भी लिखने हैं। ठीक, आप भी एक ऐसा ही शब्द लिखिए। ठीक, तो मैं लिखूंगा सरक सरक कर। ठीक, सरक सरक कर। ठीक, तो या फिर रेंग रेंग कर, 2 बता दिए बच्चों मैंने। सांप जो है रेंग रेंग कर, रेंग रेंग कर चलता है। इस तरीके से हम लिखेंगे। प्रश्न 11, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हिंदी वर्णमाला के अनुसार लगाओ। ठीक है, हिंदी वर्णमाला का मतलब बच्चों की जैसे हम देखते हैं ना कि पहले क आता है, फिर ख आता है, ग आता है, घ आता है, अंग। तो हमने देखना है कि पहले कौन सा लेटर आएगा इनमें से। जैसे देखो यहाँ दिया गया करेला, तो पहले करेला लिखेंगे हम। क से बनता है करेला। ख से क्या बनता है, खरगोश। ठीक, फिर है गगन, ये लिखेंगे हम। 3 तो यही हो गए। फिर आगे चलते हैं, च वाली लाइन का कोई लेटर है, शब्द है यहाँ पर, च की लाइन का नहीं है। तो ट की लाइन का कोई नहीं है। त से त थ द ध न, नमकीन आएगा। फिर नमकीन हो गया। प फ भ भ म, मटका हो गया। म वाली लाइन का आ गया। य र ल व, फिर आएगा वन, और फिर है समय, एक ही बच गया। फिर तो इसको हम लिखेंगे। इस तरीके से हमने इसको हिंदी वर्णमाला के हिसाब से लगाना था। अब है, नीचे दिए गए उदाहरणों को समझकर वाक्य को पूरा कीजिए। उदाहरण क्या है, जहां देखो हरियाली ही हरियाली, फूल ही फूल। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो वाक्य पूरे करने हैं उनमें ऐसे ही शब्द बनाने हैं जिसमें ही से जुड़े हुए शब्द हो। जैसे हरियाली ही हरियाली, फूल ही फूल। क्या लिखना है, मैं समुद्र किनारे गई, जहां देखो पानी ही पानी। तो हम क्या लिखेंगे, पानी ही पानी। मुंबई में जिधर देखो, क्या हम लिखेंगे, इमारतें ही इमारतें। आप कहीं भी देख लीजिए, मुंबई में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देंगी। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए वाक्य में सही स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है, विराम चिन्ह लगाने तो हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों इसको। चाउतान बोला, क्या बोला, चाउतान, चाउतान बोला। हम लगाएंगे उद्धरण चिन्ह, इनको बच्चों उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। चाउतान बोला, आज से हमारा नया वर्ष, नया, जस्ट वेट, नया वर्ष आरंभ आरंभ होता है। तो इस तरीके से हमने लिखना है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब अंतिम प्रश्न पर आते हैं। नहीं, ये बच गया भाई, उद्धरण चिन्ह को बंद भी करना है, ये ध्यान रखना है। उद्धरण चिन्ह लगाए हैं तो हम बंद भी करेंगे अंत में। आरंभ होता है। चलिए अब प्रश्न 14, नीचे जो है संकेन जो पार्ट है उसमें से एक वाक्य दिया गया, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ बताया गया कि जो सांकेन त्योहार है, सांकेन त्योहार, जस्ट वेट, सांकेन त्योहार, एक मिनट इसको लिखते हैं। सांकेन त्योहार के दिन
सांकेन त्योहार के दिन क्या होता है? सांकेन त्योहार के दिन सभी लोग जो है बहुत खुश होते हैं। उत्साहित का मतलब होता है खुश होना, खुश होते हैं और खुशी से नाचते गाते जो है खुश होते हैं। और यहाँ एक वर्ड याद ऐड करेंगे, शोभा यात्रा में खुशी से नाचते गाते जाते हैं। अर्थात अपनी खुशी प्रकट करते हैं। जैसे हम लोग बच्चों त्योहार मनाते हैं, ठीक, तो खुशी मनाते हैं, ऐसे ही ये लोग भी अपनी खुशी प्रकट करते हैं। तो ये था बच्चों क्लास 5th का 5वीं का हिंदी का पेपर। आई होप कि आपको पेपर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पेपर समझ आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपना कमेंट लिखकर भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पेपर किस चीज का हो, उसके भी कमेंट आप कीजिए। साथ ही साथ आप जो है बच्चों एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। प्ले लिस्ट में जो बच्चों आप ध्यान देंगे, प्ले लिस्ट में बहुत सारे पेपर हैं और ऑल सब्जेक्ट के हैं। ऑल सब्जेक्ट के PT1 के पेपर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आप सर्च कीजिए क्लास 5th जो है सैंपल पेपर, इस तरीके से आप सर्च कीजिए प्लेलिस्ट, उसमें आपको ढेर सारे पेपर मिलेंगे। आपको जिस भी पेपर को देखना है, वीडियो देखनी है, उसको आप देखिए और जो है खूब सारा फायदा उठाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।